नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर उपस्थित हूँ थ्योरी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट में कमेंट करके आपको यही बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और दोस्तों आपसे विनती है वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें। आपसे वादा करता हूँ वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीख कर आज ज़रूर जाने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है? ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए तो आपको मैं बता दूं, डाइक का उपयोग होता है जो ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस आंसर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डाइक हो जाएगा। डाइक का उपयोग ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। अब अपन बात करते हैं एससीआर की। ठीक है दोस्तों, एससीआर होती है वो क्या होता है? एससीआर एक आवेश नियंत्रक की होती है, आवेश कंट्रोलर डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो लेयर होती है अपनी परत, इसमें 4 होती है और इसमें जंक्शन कितने होते हैं? तीन टर्मिनल होते हैं, सॉरी। ठीक है, 3 टर्मिनल। पहला एनोड, ये एनोड और ये कैथोड, और तीसरा टर्मिनल इसका गेट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने बात करें एफएटी की, एफएटी क्या था? एक यूनिपोलर डिवाइस है। एफएटी यूनिपोलर डिवाइस है और इसको अपन ये एक वोल्टेज कंट्रोल एंड धारा स्रोत डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी टर्मिनल की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी होती है आप सभी को पता है? सोर्स, ड्रेन और गेट। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से एक एससीआर का अनुप्रयोग है। पहला ऑप्शन काल समंजक परिपथों में, सेकंड है स्पंदी तथा आराधंतर जनित्र की तरह, तीसरा ऑप्शन परिपथ विच्छेदक में, चौथा ऑप्शन है सहयोगी प्रतिरोध वोल्टता सुग्राही में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परिपथ वियोजक में। ठीक है दोस्तों, एससीआर का उपयोग परिपथ वियोजक में किया जाता है। और अपनी यूजीटी की बात करें, यूजीटी का प्रयोग तो काल समंजस में और स्पंदी आराधंतर, इन दोनों में यूजीटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें एससीआर का उपयोग क्या जाता है, तो एससीआर प्रयोग एससी व डीसी दोनों मोटर की गति नियंत्रण के लिए एससीआर का प्रयोग किया जाता है। और बात करें एससीआर के बारे में, तो एससीआर रिले के रूप में भी एससीआर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका उपयोग, एससीआर का उपयोग एक और होता है लाइट, जो होता है लाइट डिमिंग में। ठीक है दोस्तों, लाइट डिमिंग में भी एससीआर का प्रयोग किया जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से ट्रांसफार्मर के तेल का गुण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कम प्रतिरोध, सेकंड ज्वलन बिंदु कम, सेकंड शून्यता कम, चौथा है सरलता से नमी वाला हो। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के गुण, अगर कम प्रतिरोध होगा तो शॉर्ट हो सकता है। ट्रांसफार्मर के तेल प्रतिरोध ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वो विद्युत रोधन का कार्य करता है। और जो फ्लैशिंग पॉइंट है वो कम नहीं होना चाहिए, उसका फ्लैशिंग पॉइंट लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो स्नेहता है वो कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और सरलता से नमी सोखने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नेहता कम होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संग्रह जल में आंतरिक टैंक खालिस्तान से निर्मित होता है। संग्रह जल ऊष्मक मतलब जल को स्टोर करता है और गर्म कर रहा है। ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं? गीजर बोलते हैं। गीजर की आंतरिक टैंक किससे निर्मित होती है? तो गीजर की आंतरिक टैंक
तांबे से निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अपने पूछ लिया जाए गीजर का बाहरी भाग, गीजर का जो बाहरी टैंक होता है वो किससे निर्माण होता है, तो वो है मूर्ध इस्पात। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी अपने को आंतरिक टैंक पूछा है तो तांबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्यम आकार की मशीनों में प्रयोग होने वाला बेयरिंग कौन सा है? बेयरिंग है मध्यम आकार की मशीनों में पहला ऑप्शन स्लीव बेयरिंग, सेकंड बेबिट मेटल और रोलर बेयरिंग, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए मध्यम आकार की जो मशीनें होती है उसमें हमेशा रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। अगर अति सूक्ष्म हो जाए, बहुत ही छोटे आकार की होगी मशीनें, उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है? स्लीव बेयरिंग। ये अति सूक्ष्म के लिए है, अति सूक्ष्म। और जो बड़े आकार की मशीनें होती है, जो बड़े आकार की मशीनें होती है उसमें बेबिट मेटल बेयरिंग का उपयोग अपन करते हैं। बड़ी मशीन, बड़े आकार की जो मशीनें थी। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्यम आकार की पूछा है तो रोलिंग बेयरिंग आंसर राइट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 3 तार डीसी प्रणाली में मध्य तार का अल्फा अंकीय संकेतक है। ये बात कर रहा है 3। ठीक है दोस्तों, 3 वायर। तो 3 तार प्रणाली के अंदर, डीसी प्रणाली के अंदर एक वायर होता है, ये होते हैं इसके अल्फा अंक, प्लस का और माइनस का और एम दर्शीय। पहले इस आंसर का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम। जिसको मध्यम आकार होता है उसको एम से अपने दर को दर्शाते हैं और इसका रंग ब्लैक होता है डीसी के अंदर। ठीक है, मध्यम आकार का रंग ब्लैक होता है। अगर अपने बात करें प्लस का रंग इसमें रेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और माइनस का रंग 3 तार प्रणाली के अंदर माइनस का रंग ब्लू हो जाएगा, नीला। ठीक है, ब्लू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम। 3 तार डीसी प्रणाली में मध्यम तार का अल्फा अंकीय संकेतक एम से अपने उसको दर्शाते हैं, जो कि मध्यम रंग होता है, मध्यम प्रकार का होता है जिसमें अपने बोलते हैं, और वो ब्लैक कलर का होता है हमेशा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? उपभोक्ता के बिंदु पर वोल्टेज पतन को अलग वोल्टता पतन को उच्च तथा अति उच्च वोल्टेज की शक्ति से अधिक परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है उच्च और अति उच्च, मतलब हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मतलब कितने परसेंटेज तक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंकड़ा क्या है? 12.5%। 12.5% से अति उच्च और उच्च से अधिक परिवर्तित वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपने देखते हैं जो फ्रिक्वेंसी के अंदर विचलन होता है वो +-3% होता है, +-3% होता है। मतलब अपने आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, भारत के अंदर 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। इस प्लस का प्लस माइनस अपने 3% निकालते हैं तो इसका न्यूनतम आवृत्ति है जो 48.5 हर्ट्ज। इससे कम कभी नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और अधिकतम आवृत्ति की बात करें तो 51.5% हर्ट्ज, 51.5 हर्ट्ज से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12.5%। अगर यहाँ पे अति उच्च और उच्च वोल्टेज को अपने के लिए पूछा है तो यहाँ पे निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए जाते, उस समय अपना राइट आंसर क्या हो जाता? +-5%। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल यूपीपीसीएल के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। शॉटकी डायोड का उत्क्रम पुनरावर्ती काल होता है। पहला ऑप्शन सबसे अधिक, सेकंड ऑप्शन सबसे कम, तीसरा सामान्य डायोड की तरह, चौथा बहुत अधिक। तो ये अपने को पूछ रहा है उत्क्रम, मतलब रिवर्स पुनः प्राप्ति, रिकवरी काल मतलब समय, रिवर्स रिकवरी टाइम।
ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम अपने पूछ रहा है, तो शॉटकी डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है दोस्तों, मतलब सामान्य डायोड की तरह सबसे कम होता है। रिवर्स रिकवरी टाइम जैसे ही अपने दिशा परिवर्तित करी वैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या तुरंत से परिवर्तित होगी। ठीक है, तो इनका वो पुनः प्राप्ति उत्क्रम पुनः प्राप्ति काल सबसे कम होता है। और अपने बात करें शॉटकी डायोड के बारे में, शॉटकी डायोड एक ऐसा डायोड है जो एक ऐसा डायोड है जो किससे मिलकर बनता है, जो चालक सेमीकंडक्टर, चालक मेटल, ठीक है, सेमीकंडक्टर तो अर्धचालक हो गया ना, सेमीकंडक्टर, ठीक है दोस्तों, सेमीकंडक्टर का मिलकर बनता है, मिश्रित रूप होता है ये शॉटकी डायोड होता है जो। और सेमीकंडक्टर के अपने किसका उपयोग करते हैं, एन टाइप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो सिंबल होता है शॉटकी डायोड का आपको बता दें, सिंबल ऐसे करके ऐसे, और ये शॉटकी डायोड का सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं और इसकी अपने बता दें, इसमें कोई अवशप्रत नहीं होती है। और ये इसकी स्विचिंग स्पीड होती है ना, जो शॉटकी डायोड की स्विचिंग स्पीड वो सबसे तेज़ होती है। तो बहुत क्वेश्चन हो गया इसमें, तो 8 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, आपको अच्छी लगे तो दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकमात्र ऐसा डायोड जिसमें नेज अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन नेज अर्धचालक पूछ रहा है अपने को। नेज मतलब क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, शुद्ध अर्धचालक तो आपको पता है पिन डायोड के अंदर शुद्ध अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे PIN इंडस्ट्री ये होता है। ठीक है, इसमें किया जाता है शुद्ध अर्धचालक का प्रयोग, जिसे जर्मेनियम जो गैलियम आर्सेनिक होता है ना, जो गैलियम आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है पिन डायोड के अंदर, जो एक शुद्ध अर्धचालक के निर्माण से बनता है। ठीक है दोस्तों, और ये देखो सुरंग डायोड, जैसे सुरंग डायोड है ना, इसको बोलते हैं अपन टनल डायोड। टनल डायोड है ये। टनल डायोड क्या करता है, इसमें से अवश्य परत इतनी, मतलब अवश्य परत की मोटा जो परत होती है वो इतनी छोटी होती है, जैसे कि जिसके कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे कि सुरंग में से गुजर रहे हो। ठीक है, इसलिए उसका नाम सुरंग डायोड भी रखा जाता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, तापीय विभव का मान 300 केल्विन पर होता है। थर्मल वोल्टेज का मान 300 केल्विन पर कितना होता है। तो 300 केल्विन पर आपको सभी को पता है 300 केल्विन पर 26 मिली वोल्ट होता है। तापीय विभव थर्मल वोल्टेज का मान 300 केल्विन पर 26 मिली वोल्ट होता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोटोवोल्टाइक सेल का कार्य करता है। फोटोवोल्टाइक सेल जो अपने सोलर सेल होता है ना, सोलर सेल, वो वो मतलब कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, प्रथम क्वांटेड, द्वितीय क्वांटेड, तीसरे क्वांटेड में, चतुर्थ क्वांटेड में। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है वो अपने चतुर्थांत मतलब क्वांटेड में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ क्वांटेड या चतुर्थांत। ये सोलर सेल हो जाए, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से एन टाइप पदार्थ है। एन टाइप पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन बोरोन, सेकंड थेलियम, तीसरा है बिस्मिथ, चौथा है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मिथ, क्योंकि ये बोरोन, थेलियम, एल्यूमिनियम ये तीनों ही पदार्थ क्या है, पी टाइप पदार्थ हैं। ठीक है, पी टाइप पदार्थ में जो होल्स, जिसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होती है।
ठीक है दोस्तों। और एन टाइप पदार्थ में आपको सभी को पता है बिस्मथ एंटीमनी और नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन ये भी इसी के अंदर आता है। और ओर्सनिक ये पंचस्योजी है, ठीक है। एन टाइप पदार्थ क्या है, पंचस्योजी पदार्थ होते हैं, और पी टाइप है त्रिस्योजी पदार्थ होते हैं। और एन टाइप पदार्थ के अंदर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। और पी टाइप की अपने बात करें, पी टाइप पदार्थ होता है उसमें हमेशा होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदर्श चालक का एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ओपैम्प में कॉमन मोड रिजेक्शन रेडियो का मान होता है। पहला ऑप्शन इकाई, 0, अनंत, 1000। तो एक आदर्श ऑपरेशन प्रचालन एम्पलीफायर प्रचालन प्रवर्धक में CMRR का मान हमेशा अनंत होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रचालन प्रवर्धक में CMM का मान हमेशा अनंत होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने बात करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, जो प्रचालन प्रवर्धक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें 8 पिन IC का प्रयोग किया जाता है। IC इंसुलेटेड सर्किट मतलब, ठीक है दोस्तों। और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, जो बात करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये होता है वोल्टेज कंट्रोल और वोल्टेज स्रोत, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु उपयोग लगभग खालिस्तान से खालिस्तान प्राश के नाप में प्रयोग लाने के लिए किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो कितने ओम तक का माप कर सकता है, रेजिस्टेंस का, अपनी रेजिस्टेंस का मान करते हैं ना ज्ञात, उससे अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। कितने मान तक मतलब ओम रेजिस्टेंस माप सकता है वो, तो वो माप सकता है 1 ओम से 1 मेगा ओम तक, 1 ओम से 1 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस मापने के लिए उपयोग है, ठीक है, प्राश नापने के लिए। और इस किस कंडीशन में मापेगा, जब व्हीटस्टोन का मान होता है ना, व्हीटस्टोन में 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, तो ऐसे कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पे लगा था गैल्वेनोमीटर, ठीक है दोस्तों। और ये हमेशा DC सप्लाई पर कार्य करता है। यहाँ पे बैटरी जुड़ी होती है इसकी, DC सप्लाई पर करते हैं। 3 रेजिस्टेंस का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी अपने चौथे रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसका मान तभी ज्ञात किया जा सकता है तब गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली धारा का मान 0 हो, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है एक औसत मान की गणना की जाती है। औसत मान एवरेज वैल्यू होते हैं ना अपने, जो एवरेज वैल्यू की गणना किससे की जाती है। पहला ऑप्शन आधे धन चक्कर से, सेकंड ऑप्शन केवल आधे ऋण चक्कर से, एक पूर्ण चक्कर से, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें औसत मान की गणना है वो हमेशा आधे धन चक्कर से की जाती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पूर्ण चक्कर क्यों नहीं लिया जाता, एक पूर्ण चक्कर का औसत मान हमेशा 0 होता है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना एक पूर्ण चक्कर का मान हमेशा एक पूर्ण चक्कर का औसत मान 0 होता है, इसलिए इसकी गणना केवल आधे धन चक्कर से की जाती है। और अपने को बता दें औसत मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला 0.637 इंटू I मैक्सिमम या V मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। इसका एक अन्य और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एवरेज बराबर
2V मैक्सिमम अपॉन के अंदर पाई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलों के समांतर समूह में एक संबंध विपरीत हो तो क्या होगा। ये कह रहा है समांतर में सेल जुड़े हुए हैं, अगर एक सेल उसमें विपरीत हो गया तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है इसकी वोल्टेज दूसरे सेलों की वोल्टेज का विरोध करेगी। सेकंड है बैटरी निर्गत वोल्टेज कम हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सेल जब श्रेणी में लगे हों जब सेल, अगर एक सेल विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़ गया, जैसे ये सेल श्रेणी क्रम में लगे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ की जगह प्लस की जगह माइनस आ गया, ठीक है, तो ये सेल विपरीत दिशा में, तो ये एक सेल एक और वोल्टेज की खपत कर देता है। ठीक है, जिससे आउटपुट वोल्टेज कम हो जाती है। और तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसकी वोल्टेज दूसरे सेलों की वोल्टेज का विरोध करेगी। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये श्रेणी के लिए है। बैटरी निर्गत वोल्टेज कम हो जाएगी, बैटरी की नहीं होगी। ठीक है, ये श्रेणी के लिए है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, अधिकतम धारा प्रभावित होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलों के समांतर क्रम में अगर एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा जाए तो अधिकतम धारा प्रभावित होगी। क्यों होगी आपको बता दें, जब सेल समांतर क्रम में जुड़े हों, जब सेल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट गलती से एक विपरीत दिशा में जुड़ गया, ठीक है, तो उस समय सेल शॉर्ट हो जाते हैं, बैटरी पूरी शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट होने के कारण परिपथ पूरा शॉर्ट होगा। और आपको पता है शॉर्ट सर्किट में धारा का मान अनंत होता है और रेजिस्टेंस का मान 0 हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान 0 होने के कारण अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, शॉर्ट सर्किट हो जाए, बैटरी नष्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोहा चुंबकीय पदार्थ में निम्न गुण विद्यमान होते हैं। पहला ऑप्शन उच्च धारण शक्ति, उच्च परमेबिलिटी। सेकंड है निम्न धारण शक्ति, निम्न परमेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन उच्च धारण शक्ति, निम्न परमेबिलिटी। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है धारण शक्ति निम्न व परमेबिलिटी उच्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उसमें क्या होता है निम्न धारण शक्ति होती है, निम्न धारण शक्ति और उच्च परमेबिलिटी होती है। आपको पता है परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी चुंबकशीलता, जिसको चुंबकशीलता पारगम्यता पारंगम्यता जिसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं। और इसमें लोहा चुंबकीय पदार्थ में उच्च क्यों नहीं हो सकती धारण शक्ति, क्योंकि अगर धारण शक्ति अपने को उच्च रखते हैं तो उस समय अवशिष्ट चुंबकत्व का मान भी उच्च रखना पड़ता है और निग्राहिता बल भी ज़्यादा लगती है। इसलिए इसमें क्या होता है निम्न धारण शक्ति का गुण विद्यमान होती है एवं उच्च परमेबिलिटी का गुण होता है, पारगम्यता। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है धारितीय सर्किट में आवर्ती का मान बढ़ने पर धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। धारितीय सर्किट आपको पता है सभी को बराबर एक्स सी बराबर क्या होता है 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है दोस्तों, 1/2 पाई एफ सी होता है। और आपको पता है सभी को पता है एक्स सी धारितीय सर्किट के अंदर I/V/C होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही अब सभी को आपको पता है जो ये होता है ये समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे ये हो गया और एक्स सी। और अपनी बात करते हैं अपने, ये कह रहा है आवर्ती का मान बढ़ने पर, आवर्ती यहाँ से बढ़ी तो एक्स सी का मान घटा। ठीक है दोस्तों, एक्स सी का मान घटा तो आपको सभी को पता है एक्स सी का मान घटेगा तो आई का मान बढ़ना ही है। ठीक है दोस्तों, तो आवर्ती का मान बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। धारा जितनी आवृत्ति बढ़ेगी, मतलब आवृत्ति बढ़ने पर धारा का मान भी घटेगा। ठीक है, क्योंकि ये दूसरों अव्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है, चतुर्थ समय में एक कैपेसिटर कितना अनावेशित होगा। चौथे टाइम में पूछ रहा है एक कैपेसिटर कितना, अगर यहाँ पे अपने की जगह आवेशित की जगह अनावेशित की जगह आवेशित आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो अभी अनावेशित पूछा है,
अगर यहाँ पे आवेशित हो जाए तो उस समय अपने राइट आंसर क्या हो जाता है 98%। अगर ये अपने को पूछा है आवेशित अनावेशित पूछा है दोस्तों, तो इस समय आंसर राइट हो जाएगा 2%, मतलब 2% डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको बता दें ये ग्राफ इस तरह चलते हैं कुछ, ये हो गया आपका आवेशित का ग्राफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चलता है सीधा डायरेक्ट। पहले परसेंट में 63 पॉइंट चार्ज हुआ, उसके बाद सेकंड टो में ये कितना चार्ज हुआ 86%, लगभग 86%। थर्ड टाइम में ये हुआ 95%। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ टाइम में होता है, आपको इस क्वेश्चन में दे रखा 98% चार्ज होता है। और जो 5 टाइम में होता है वो कितना होता है 99.99%। ठीक है दोस्तों, ये तो आवेशित का हो गया। अगर आपने को निरावेशित आवेशित या निरावेशित का पूछ ले, अनावेशित का पूछ ले, तो उस समय इसका ग्राफ जो चलता है वो ऐसे चलता है। ठीक है दोस्तों, पहले जो 63 पॉइंट हो गया, 63.3% चार्ज होता है, इसका मतलब डिस्चार्ज कितना हो गया 37% डिस्चार्ज हो गया। सेकेंड टो में 14% डिस्चार्ज हो गया, थर्ड टो में 5% डिस्चार्ज हो गया, और फोर्थ टो में ये पूछ रखा अपने को 2% हो गया, और 5 टो में 1% डिस्चार्ज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, पीएमसी मीटर में निम्नलिखित में से एक गुण है, अति निर्बल होता है, त्रुटियां प्रदर्शित नहीं करता है, कम शक्ति व्यय करता है, केवल डीसी पर कार्य करता है। ये अपने को गुण पूछ रहा है। ठीक है, अगर अपने गुण पूछ रहा है अपने को, तो पीएमसी मीटर अति निर्बल नहीं हो सकता। ठीक है, त्रुटियां प्रदर्शित तो करता ही है, परमानेंट मैग्नेट के कारण कुछ क्षति होती है चुंबकियानी, और केवल डीसी पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये डीसी पर, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसका गुण नहीं है, क्योंकि ये अवगुण है। अगर अपने पास एसी सप्लाई आ रही है तो अपने ये ओनली डीसी पर कार्य करता है, तो अपने एसी को डीसी में बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका अवगुण है। तो इस एक ही ऑप्शन बचा है राइट आंसर, वो हो जाएगा कम शक्ति व्यय करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएमसी मीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से एक लघु उद्योग में अधिष्ठापन 100 एम्पियर प्रति 5 एम्पियर। ठीक है, सिटी, ये रेशियो है इसका। अनुपात ऊर्जा मापी से जुड़ा है। ऊर्जा मापी का पठ्य 1 मई को 1205 मात्रक लिखा जाता है, और 1 जून को 1306 मात्रक हो जाता है। मई माह के लिए वास्तविक उपभोगित ऊर्जा की गणना करें। अपने को वास्तविक उपभोगित ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, वास्तविक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, मीटर का पाठ्यांक कितना है, मीटर रीडिंग कितनी आ रही है, और सीटी का रेशियो कितना है। ठीक है, सीटी का अनुपात कितना है, सीटी का अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब मीटर का रीडिंग कितनी चली, मई के महीने में कितनी चल गई दोस्तों, मई के महीने में 1205 चल गई। एक मिनट इसको यहाँ कर लेते हैं। हाँ, मई के महीने में 1205, 1 मई से लेकर कितना 1 जून तक कितना चल गया 306 चल गया। तो इसका रेशो निकाल लेते हैं, कितना चल गया इस मई के महीने में 101 चल गया। ठीक है दोस्तों, 101 चल गया। अब 101 को सीटी का अनुपात कितना दे रखा अपने को 100 एम्पियर बटे 5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसका अनुपात निकाल लेंगे तो इसका रेशियो 20 आएगा। ठीक है, 20। अब इस 101 को फॉर्मूले को 101 × 20 कर लेंगे, जिसमें ये क्या सीटी का रेशियो था और ये मीटर की रीडिंग थी, बराबर वास्तविक ऊर्जा। तो इसको कैलकुलेशन करके अपना आंसर कितना आएगा 2020। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, एक कैंडिला, क्या कह रहा है, एक कैंडिला खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कैंडिला के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कैंडिला अंतर्राष्ट्रीय कितने अंतर्राष्ट्रीय कैंडिला के बराबर होता है, तो आपको सभी को बता दूं, एक कैंडिला 0.0982 अंतर्राष्ट्रीय कैंडिला के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अपना एक अंतर्राष्ट्रीय ओम के बराबर कितना होता है 0.0049, ये होता है निरपेक्ष ओम के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओम मतलब होता क्या है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय ओम एक पारे का स्तंभ लो। ठीक है दोस्तों,
पारे का स्तंभ लो जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होना चाहिए, जिसकी हाइट 100, जिसका वेट आपको बता दें 14 ग्राम जिसका वेट, और जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो, 160 सेंटीमीटर हो, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय ओम के बराबर माना जाता है पारे के स्तंभ के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है